देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सभी खबरें आपको दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हो गया है, मरकज मामले में मौलाना साद पर कैसे शिकंजा कसा है, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए सबसे पहले न्यूज टॉप 9 कोरोना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,65,386 हो गई है। कल कोरोना संक्रमण के 7,558 नए मामले सामने आए। देश में इस समय कुल 89,744 एक्टिव केस हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 4,711 हो गई है। कल तक करीब 34 लाख लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1024 केस मिले, वहीं 13 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अभी तक 16,281 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इसमें 8,470 एक्टिव केस हैं, जबकि 7,495 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। दिल्ली में अभी तक कुल 316 लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए दिल्ली पुलिस व्यापक जागरूकता अभियान चला रही है। कल राजघाट इलाके में पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक जवानों के साथ मिलकर लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के उपाय बताए। ट्रैफिक सिग्नल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी खड़े थे और वहां से गुजर रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाते नजर आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए LNJP अस्पताल ने नई मुहिम शुरू की है। उसने एम्बुलेंस, डॉक्टरों, नर्सों और हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ को संक्रमण मुक्त बनाने के लिए फ्री सैनिटाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है। PPE किट पहने ये लोग अपने कार्य को पूरी तन्मयता से करने में जुटे हैं। इस सुविधा का लाभ आसपास के अन्य लोग भी उठा रहे हैं। देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एम्स में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कल एम्स में 24 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एम्स के कैंसर सेंटर में भी वायरस पहुंच चुका है। कल आई रिपोर्ट में कैंसर डिपार्टमेंट के 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसमें से 2 सीनियर रेजिडेंट, 2 नर्स और 1 गार्ड है। सूत्रों के अनुसार एम्स के 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। CBI ने निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक CBI ने दिल्ली की क्राइम ब्रांच से मरकज से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो कि अब उसे मिल गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से देश में कोरोना वायरस फैलाने के लिए पहले से ही मरकज के खिलाफ जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस 35 देशों के 910 विदेशियों के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। सड़क के बीचों बीच पुलिस ने वाहनों को रोककर लोगों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को मास्क भी वितरित किया। लॉकडाउन ने दिल्ली में कुम्हारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि घड़े बनाने के लिए उन्हें मिट्टी मिलने में परेशानी हो रही है। महानगर में एक तबका चिलचिलाती गर्मी में सिर्फ घड़े के पानी पर ही निर्भर करता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मिट्टी के घड़े पर्याप्त संख्या में नहीं बन पा रहे हैं, जिससे लोगों को बाजारों से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 58 लाख के पार पहुंच गए हैं। 3,60,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 25,70,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 29 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17,66,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें 1,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल भी 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आखिर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कैसे सामने आया चीन का दोहरा चरित्र? भारत ने चीन को जवाब देने के लिए क्या की है तैयारी? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की साजिश क्या है और कब ट्रेन टिकट की बुकिंग हो जाएगी पूरी तरह से सामान्य? बाढ़ ने असम को कैसे बेहाल कर दिया है? देश की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने चीन का दोहरा चरित्र भी सामने ला दिया है। एक और चीन ने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं, तो वहीं सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, PLA कैंप और भारी भारी ट्रक के साथ देखे गए हैं। यानी एक तरफ वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने चीन से लगी सीमा पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर्स को अग्रिम इलाकों में उतारा है। दूर दराज के इलाकों में सैनिक और मशीनों को पहुंचाने के लिए वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है।
कल चिनूक पहली बार अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर सेक्टर में ऑपरेशन के लिए भेजा गया, जहां 83 क्विंटल आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव को देखते हुए भारत ने भी अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी है। सोनमर्ग लेह हाईवे से कल सेना की गाड़ियों का बड़ा काफिला गुजरा, जो चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की मदद के लिए जा रहा था। पिछले 20 दिनों से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि इस बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में खुफिया विभाग ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर आईडी ब्लास्ट की साजिश कर रहे आतंकी पैरामिलिट्री बेस के साथ साथ सोपोर में ब्लास्ट की चेतावनी। धारा 370 समाप्त किए जाने के बाद कश्मीर में लगातार बड़े आतंकी हमले की साजिश हो रही है। कल भी पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। पुलवामा में एक फर्जी नंबर प्लेट की सेंट्रो गाड़ी में आतंकियों ने आईडी प्लांट किया था, जिसकी समय रहते पहचान कर ली गई। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इलाके की घेराबंदी की और डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही बम को डिफ्यूज कर दिया। इस मामले की जांच एनआईए करेगी। जल्द ही एनआईए इस इलाके का दौरा करेगी। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। इसके आगे की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर बात की और लॉकडाउन के भविष्य के बारे में उनकी राय मांगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अर्थव्यवस्था को और खोलने को लेकर विभिन्न राज्यों की आशंकाओं और चिंताओं को सुना। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में सेना ने हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया है। पुलिस की मदद से भारतीय सेना ने मियाओ बुम रिजर्व फॉरेस्ट में सर्च अभियान चलाया था। इस इलाके में NSCN-IM की मौजूदगी की सूचना मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान उन्हें एक AK-56 राइफल, गोला बारूद के 115 लाइव राउंड, ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामान मिले। रेलवे ने अब देश भर में चल रही 30 स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से चलने वाली 200 स्पेशल ट्रेनों में टिकट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है। ताजा फैसला 31 मई की सुबह 8 बजे से लागू होगा। तब रेल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के मामले में लॉकडाउन से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी। रेलवे ने एक बयान में कहा है कि वर्तमान बुकिंग, रोड साइड स्टेशनों के लिए सीटों का तत्काल कोटा आवंटन और अन्य नियम एवं शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 11 जिलों में करीब 3 लाख लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के जलस्तर में करीब 1 मीटर से ज्यादा का इजाफा हो गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक ग्वालपाड़ा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, जहां से 2 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,000 के पार पहुंच गया है। मुंबई में एक दिन में 1,467 पॉजिटिव केस सामने आए। बीजेपी के किस नेता ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा? कहां पर पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है? महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए इस वक्त आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 2,598 नए केस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,546 हो गई है। महाराष्ट्र में कुल 38,948 केस एक्टिव हैं और 1,982 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में कल कोरोना के 1,467 केस मिले और कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 35,485 हो गई। एक और जहां महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं सरकार की बदइंतजामी भी अब देखने को मिल रही है। तस्वीर औरंगाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की है, जहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल के दौरान मुफ्त राशन देने की घोषणा के बाद महीनों बीत जाने के बाद भी इन परिवारों को अब तक राशन नहीं दिया गया। नागपुर में अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जब कोरोना रेड जोन एरिया में सील किए गए सड़क को खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक रेड जोन निर्धारित करने में प्रशासन लोगों की आवश्यक सुविधाओं की अनदेखी कर रहा है और जरूरत से ज्यादा जगहों पर सख्ती बरत रहा है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर ट्विटर पर कोरोना पीड़ितों का वीडियो शेयर कर राज्य की उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। इस बार नीतीश राणे ने सिंधुदुर्ग जिले का वीडियो शेयर किया है, जिसमें आइसोलेशन वार्ड में मरीज लेटे नजर आ रहे हैं, जबकि वहीं टेक्नीशियन काम कर रहा है। नीतीश राणे ने मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर ऐसा करना हानिकारक बताया है। कोरोना काल में मजदूरों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वसई से जौनपुर जाने वाली ट्रेन पर चढ़ने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जबकि ट्रेन की क्षमता कुल 2,500 प्रवासियों को ले जाने की थी, जिस पर प्रशासन को मजदूरों से वापस लौटने की अपील करनी पड़ी, लेकिन मजदूर वहीं डटे रहे।
कोरोना महामारी के चलते एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी अब खाली होती दिख रही है। लॉकडाउन की बढ़ती अवधि और कामकाज छिन जाने की वजह से यहाँ से प्रवासी लगातार पलायन कर रहे हैं। रोजाना की यही कहानी है। सुबह होते ही प्रवासी यहाँ से निकलकर स्टेशन पर पहुँच जा रहे हैं। इस दौरान न पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही और न लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां से प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने के लिए ट्रकों पर सवार होते दिख रहे हैं। यहां से इन मजदूरों को लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुंबई में कोरोना विस्फोट के बाद भी प्रशासन इन मजदूरों को लेकर बड़ी लापरवाही बरत रहा है। न ही ट्रकों की सवारी में और न ही स्टेशन पर पर्सनल डिस्टेंसिंग की कोई बात नजर आ रही है। पाकिस्तान से आया टिड्डों का दल राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश को पार कर महाराष्ट्र तक पहुंच गया है और फसलों को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में बांद्रा प्रशासन की ओर से टिड्डियों को मारने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। बहुत गर्मी के बीच नासिक में पानी संकट गहराता जा रहा है। आलम यह है कि गनवाड़ी गांव में रहने वाले ग्रामीणों को पानी के लिए तपती धूप में भटकना पड़ रहा है और हलक की प्यास बुझाने के लिए मीलों चलकर पानी लाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है, जो कई किलोमीटर चलकर अपने परिवार के लिए पानी ला रही हैं। कोरोना से निपटने के लिए यूपी में योगी सरकार की क्या है रणनीति? कहां पर खनन माफिया के बीच हुआ खूनी खेल? कहां पर दिखाई दिए तेंदुए? यूपी उत्तराखंड किस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? यूपी उत्तराखंड टॉप 9 में। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। कल कोरोना के 179 नए केस सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,170 हो गई है। राज्य में इस समय 2,758 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,215 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अभी तक 197 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। कल उन्होंने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का निरीक्षण किया और नदारद मिले डॉक्टर्स पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए। अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। योगी सरकार की तमाम हिदायतों के बावजूद कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हमले कम नहीं हो रहे। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की। स्वास्थ्य कर्मी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला रहे थे। उसी दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हुए उनके साथ अभद्रता की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। नोएडा पुलिस उन्हीं वाहनों को आने जाने की अनुमति दे रही है जिन्हें प्रशासन द्वारा पास दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील किया हुआ है। यूपी के टिड्डियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने टिड्डियों के प्रकोप को रोकने के लिए कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी सरकार टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए राज्य और जिला स्तर पर राहत आपदा दल का पहले ही गठन कर चुकी है। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया। ग्रेटर नोएडा में किसान टिड्डियों के हमले की आशंका से दहशत में आ गए हैं, क्योंकि किसानों की फसल तैयार है। ऐसे में अगर टिड्डियों ने कहर बरपाया तो उन्हें काफी नुकसान होगा। दूसरी तरफ प्रशासन ने टिड्डियों की रोकथाम के लिए कई उपायों का दावा किया। लॉकडाउन के बीच यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाश रवि उर्फ रब्बा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से बाइक और एक तमंचा बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कानपुर देहात में बालू खनन में पैसे के बंटवारे को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से आमने सामने गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड के चमोली में रिहायशी इलाके के पास 2 तेंदुए दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया है। वो पहाड़ की चट्टानों पर चहलकदमी कर रहे थे। रिहायशी इलाके के पास तेंदुआ दिखाई देने के कारण वन विभाग के अधिकारी भी दहशत में हैं। उन्होंने तेंदुए को जल्द पकड़ने का दावा किया है। लॉकडाउन को देखते हुए तस्करों और वन्य जीवों पर वन विभाग की पैनी नजर है। और अब बात करते बिहार झारखंड की। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में एक बार फिर से बदइंतजामी दिखी है। प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटे सोनू सूद को कैसे किया गया याद? गोपालगंज हत्याकांड पर कैसे सियासत गर्मा गई है? न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड में बड़ी खबरें।
बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3185 हो गई है। कल कोरोना के 149 केस सामने आए। राज्य में 2120 एक्टिव केस हैं और 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना में सबसे ज्यादा 232 कोरोना संक्रमित हैं। कल यहां 14 नए केस सामने आए। बिहार में 70,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। तस्वीर बिहार के सासाराम की है, जहां नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अच्छी खबर आई है। यहाँ 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने महामारी को मात देते हुए जिंदगी की जंग को जीत लिया, जिसके बाद इन लोगों को अस्पताल से विदा कर दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों ने ताली बजाकर सभी का अभिवादन किया और उपहार दिए। गौरतलब है कि 31 मरीजों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। तस्वीर बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां दोपहर करीब 3 बजे कुर्ला से दरभंगा जा रही श्रमिक ट्रेन आकर रुकती है। तभी ट्रेन सवार भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर गाड़ी से उतरकर नारेबाजी करने लगते हैं और खाना पानी की मांग करने लगते हैं। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर ये श्रमिक वहां पर रखी रेलनीर की बोतलों पर टूट पड़ते हैं और प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतल लूट लेते हैं। बेगूसराय में क्वारंटीन सेंटर में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। वारदात के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मजदूर की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का आरोप है कि मजदूर के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। छपरा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की रेत से कलाकृति बनाई। अशोक ने अपनी इस कला के जरिए सोनू सूद के जज्बे को सलाम किया और उन्हें रियल लाइफ हीरो बताया। कोरोना महामारी के समय सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। सोनू सूद अपने खर्चे पर प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के सुशासन राज में लॉकडाउन का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। मामला नवादा जिले के जलालपुर गांव का है, जहां सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए ऑर्केस्ट्रा की धुन पर जमकर डांस किया गया। इस दौरान न पर्सनल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हुआ और न ही लोग मास्क पहने नजर आए। अचरज की बात यह है कि ऑर्केस्ट्रा का आयोजन श्राद्ध के कार्यक्रम में किया गया। बिहार के गोपालगंज में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में सियासत काफी तेज हो गई है। इस सिलसिले में बिहार प्रतिपक्ष के नेता अपने विधायकों के साथ आज गोपालगंज कूच करेंगे, जहां वो हत्याकांड में आरोपी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले के क्वारंटीन सेंटर में समय बिता रहे शख्स का नाम अनूप ओझा है। कदकाठी सामान्य है, शरीर का वजन भी 70 किलो है, लेकिन खुराक किसी पहलवान से कम नहीं है। क्वारंटीन सेंटर के कर्मचारियों के मुताबिक अनूप एक बार में 8 से 10 लोगों के बराबर खाना खाता है। वहीं अनूप भी खुद अपने खुराक के बारे में बताते हुए कहता है कि वो गांव में एक बार में 100 समोसे खा सकता है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच पटना में प्रचंड गर्मी सितम ढा रही है। इस भीषण गर्मी में भी पुलिसकर्मी ड्यूटी लगातार मुस्तैदी से कर रहे हैं, ताकि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। पुलिस के जवान कई घंटे एक ही जगह खड़े होकर लोगों से नियमों का पालन करवाते हैं। कोरोना महामारी के बीच पुलिसकर्मी युद्ध स्तर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया। सागर में स्वास्थ्य कर्मी के सहयोगियों ने कैसे शर्मसार कर दिया। लू के थपेड़ों के बीच कब है बारिश के आसार। बड़ी खबरों के लिए न्यूज टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,453 हो गई है। कल 192 नए केस सामने आए और 8 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस ने राजभवन परिसर में भी दस्तक दे दी है। यहाँ पर रहने वाले 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद राजभवन में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। साथ ही साथ आने जाने वालों की भी स्क्रीनिंग करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। राज्य में 3082 एक्टिव केस हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 3260 संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश के कोरोना सिटी यानी इंदौर से अच्छी खबर आई है। यहाँ 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने बीमारी को मात दी है। ये सभी लोग इंदौर के अरविंदो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। डिस्चार्ज होने के बाद ठीक हुए मरीजों ने अस्पताल कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 398 हो गई है। कल कोरोना के 34 नए केस सामने आए। मुंगेली में सबसे ज्यादा 81 कोरोना मरीज हैं। राज्य में इस वक्त 315 एक्टिव केस हैं। अभी तक कुल 61,771 लोगों की कोरोना जांच हो गई है। राज्य में पिछले 3 दिनों में क्वारंटीन सेंटर में 3 बच्चों की मौत हो गई है। सागर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में तैनात एक स्वास्थ्यकर्मी सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के किसी भी कर्मचारी ने स्वास्थ्यकर्मी की मदद नहीं की।
बाद में सूचना मिलने पर 108 के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना काल में पाकिस्तान से आए टिड्डियों का दल पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर रहा है। मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि टिड्डियों ने यहां पर मूंग दाल और हरी सब्जियों की फसलों को चौपट कर दिया है। वहीं टिड्डियों के अटैक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार टिड्डियों से छुटकारा पाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कटनी में पहुंचे टिड्डियों के दल ने खेत खलिहानों में अपना अड्डा बना लिया है और फसलों को चट कर रहे हैं। टिड्डियों के इस उत्पात से किसान दहशत में आ गए हैं। उन्हें फसल चौपट होने का डर सता रहा है। किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जबलपुर में लॉकडाउन के बावजूद मारपीट की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। जिले के नया मोहल्ला इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। इस विवाद में 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है। एमपी के झाबुआ में गर्मी बढ़ते ही गांवों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। पानी का लेवल नीचे जाने के कारण तपती दोपहरी में 3 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामीण पानी ढोने के लिए मजबूर हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोग पानी को ताले में बंद रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पानी चोरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। सबसे ज्यादा तापमान छतरपुर जिले में रिकॉर्ड किया गया। यहां तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में पारा 45 डिग्री के पास पहुंच गया। कई जिले लू की मार से बेहाल हो गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राज्य में आती। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं की आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। विधायक अरूप विश्वास और सोमनाथ चटर्जी समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर जमकर मारपीट हुई। कोरोना महामारी के बीच खादी ग्रामोद्योग भी मास्क बना रहा है। इस बीच खादी ग्रामोद्योग ने जम्मू कश्मीर सरकार को 10 लाख खादी मास्क बनाकर भेजे हैं। ये सब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। अमृतसर में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और होटल्स को आर्थिक तौर पर राहत देने की मांग की। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से होटल इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है और इसके मद्देनजर होटल में काम करने वाले लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के खन्ना जिले में शराब न देने से शराबियों ने दुकान के कर्मचारियों की पीट कर हत्या कर दी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि वारदात उस वक्त हुई जब बिक्री का तय समय बीत जाने के बावजूद दुकान के कर्मचारी ने शराब देने से इनकार कर दिया। पंजाब के लुधियाने में धूल भरी आंधी से मौसम का मिजाज बदल गया। जमीन से लेकर आसमान तक धूल ही धूल जमा होने से दोपहर का वक्त रात में तब्दील हो गया। आंधी की वजह से सड़कों पर चल रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोलकाता में मानसिक रूप से विक्षुब्ध युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने ही तंग आकर इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया और पूरे हिमाचल में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि से जहां एक और शहरी क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान से किसान परेशान हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक इमारत में कल आग लग गई। आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।